Hello dear students, welcome to all of you in our biology virtual class. Today is our third lecture on the chapter 2, that is the biological classification. In previous lecture we discussed about the classification system and first kingdom, that is the Monera. So today we are going to discuss about our second kingdom, which is called the Protista. Protista. What are the characteristics feature of Protista? First of all, we have to know that. So, as we know that Protista are all unicellular eukaryotic organism. Unicellular eukaryotic organism. क्योंकि हम लोग देखा था जब हम लोग मोनेरा की बात कर रहा था, मोनेरा के अंदर क्या था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. बट इन केस ऑफ प्रोटिस्टा हम लोग क्या देख रहा है? इट्स ऑल अ यूनिसेलुलर एंड साथ में यूकैरियोट्स. यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल गया. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू लेवल. नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू लेवल. हम लोग यहाँ पे टिश्यू लेवल देख सकते हैं. ठीक है. Third one, cell wall may be present or not. If present, then it made up of cellulose. Important है. In kingdom Protista, there is a so different types of divisions are there. Some division have the prominent cell wall, and some they have no cell wall. If cell wall present, then it's made up of by cellulose only. अगर cell wall रहने से वो सेलुलोज से बनेगा. लोकोमोटरी ऑर्गन, द प्रोटिस्टा कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीरोपोडिया और इट मे बी हेल्प ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. ये तीन ऑप्शंस है जिसके थ्रू से लोकोमोशन पर्पस को सॉल्व करता है प्रोटिस्टा. रिप्रोडक्शन आर ऑल्सो डन बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअली और सेक्सुअली. दोनों तरफ से ही वो कर सकते हैं. बट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन इट प्रोड्यूस सिस्ट. एक नया टर्म आ गया, सिस्ट. अनफेवरेबल कंडीशन इट प्रोड्यूस सिस्ट, व्हिच इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वी हैव टू नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, व्हिच वी विल डिस्कस लेटर. नेक्स्ट फीचर इज दैट दे शो two types of life cycle. क्या क्या है? एक है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये भी टर्म हम लोग के लिए नया है. तो यहाँ पे तीन ऐसा टर्म आ गया जो हम लोग के पास नया है. एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, ओके, एंड नेक्स्ट इज द हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो अभी हम लोग देख लेते हैं सिस्ट क्या है, हाउ इट्स फॉर्म एंड व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन द हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है. पहले हम लोग देखते हैं सिस्ट फॉर्मेशन कैसे होता है. जनरली इट्स अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन द सेल वॉल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड इज सराउंडेड बाय ए थिक वॉल कॉल्ड द सिस्ट. मतलब क्या हो गया? जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है वो टाइम में सेल क्या होता है? फुल्ली डिहाइड्रेट हो जाता है. मतलब सेल के अंदर से जितना वाटर है पूरा वाटर बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है. डिहाइड्रेटेड होने के बाद बाहर से एक थिक वॉल से वो सराउंडेड हो जाता है. उसको कहते हैं हम लोग सिस्ट. नाउ विद इन द सिस्ट द प्रोटोप्लाज्म में डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म ए नंबर ऑफ डॉटर सेल. नाउ व्हेन द फेवरेबल कंडीशन विल कम देन सिस्ट बिकम ब्रेक्स एंड इट रिलीज द डॉटर सेल. तो मतलब क्या हो गया? देखो कि मान लो कि एक नॉर्मल स्पोर है, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ में है. तो ये क्या करेगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन में डिहाइड्रेट हो जाएगा मतलब द सेल बिकम श्रिंक एंड इट कवर्ड बाय ए थिक वॉल कॉल्ड द सिस्ट. अब ये सिस्ट बन गया डिहाइड्रेट कंडीशन में. अब क्या होगा? इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था, नाउ दैट प्रोटोप्लाज्म अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन to form a
so many types of different types of cell, सब बहुत सारा डॉटर सेल बनाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, फर्दर जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, द सिस्ट रप्चर एंड इट रिलीज द इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल डॉटर सेल। Each daughter cell give rise to the new offspring, new one। ठीक है, ये एक एक ऑफस्प्रिंग बाद में क्या होगा, एक से नया ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट मीन्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द सेल वॉल बिकम डिहाइड्रेटेड एंड इज सराउंडेड बाय ए थिक वॉल कॉल्ड द सिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट होता है हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। व्हाट इज हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? यहाँ पे देखो मैंने एक बहुत बढ़िया एक ड्राइंग किया है। ड्राइंग के थ्रू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। ठीक है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली ऑकर इन द एडल्ट और इन द ऑर्गेनिज्म which have the haploid set of chromosome number present। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अभी हम लोगों को क्लास 10 में हम लोग पढ़ा था कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड मतलब होता है n और डिप्लॉइड मतलब होता है 2n, क्योंकि हम लोगों के बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना है, 23 पेयर। 23 पेयर मतलब कितना हो गया, 46। अब ये 46 क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहेंगे, 2n मतलब डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड मतलब हो जाएगा ओनली 23 क्रोमोसोम, इसको हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड। ठीक है, सो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, देखो यहाँ पे एक एडल्ट हमने रखा है। एडल्ट possesses the n number of chromosome, that is the haploid. So when that adult going to form the gamete, it will follow the mitosis cell division. So after occurring the mitosis cell division, that adult produce 2 gametes। ठीक है, both the gametes should possess the n number of chromosome, क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है। माइटोसिस सेल डिवीजन में माइटोसिस सेल डिवीजन में एक सेल से 2 सेल बनता है, बट वो डॉटर सेल जो 2 बनता है उस डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर अनचेंज्ड होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर n था, इसीलिए यहाँ पे जो डॉटर सेल मतलब जो गैमेट बना है, गैमेट के अंदर भी हम लोगों को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। नेक्स्ट जब 2 गैमेट मिल जाएगा तब क्या होगा, गैमेटिक फ्यूजन विल ऑकर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो सिनगैमी मीन्स द गैमेटिक फ्यूजन। सो as a result of gametic fusion, as a result of syngamy, we will get the zygote। हम लोग क्या मिल गया इधर, देखो हम लोग को इधर जाइगोट मिल गया। तो जाइगोट बेसिकली कंसिस्ट 2n। क्यों 2n है, क्योंकि ये जो गैमेट था इसके अंदर भी n था, इसके अंदर भी n था, ये भी n था, ये भी n था, तो 2 n फ्यूज होके अल्टीमेट वी गेट द जाइगोट विच इज 2n। ओके, अब जाइगोट होने के बाद तो वो चुप नहीं रहेगा, जाइगोट का फर्दर डिवीजन होगा। तो जाइगोट का फर्दर डिवीजन क्या होता है, नाउ जाइगोट अंडरगोज द मियोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस होता है, एंड द रिजल्ट ऑफ मियोसिस सिंगल जाइगोट कैन प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड सेल। ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा। नाउ ईच इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल बिकम द यंग इंडिविजुअल which again contain n number of chromosome which finally became mature and get the adult one। So in this life cycle the diploid stage persists for a very few time। ठीक है, सिनगैमी से लेकर जाइगोट का फर्दर डिवीजन तक कंप्लीट 2n स्टेज में था, डिप्लॉइड स्टेज में था। बाकी पूरा जो इवेंट है वो पूरा इवेंट में क्या हो रहा है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, वेजिटेटिव सेल are haploid in nature। When that cell going to produce gamete, it will follow the mitosis cell division। Okay, after the gametic fusion, when we get the zygote further divided meiotically to produce the haploid offspring। ये होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम लोग देखेगा कुछ अलग ही चीज भी देखते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे होता है।
यहाँ पे देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो वेजिटेटिव जो सेल होता है, जो वेजिटेटिव जो सेल है वो होता है 2n, इन नहीं है 2n। वेजिटेटिव सेल होता है वो होता है 2n, ठीक है। नाउ दैट वेजिटेटिव सेल और द एडल्ट वन when going to produce the gamete, it will follow the cell division which is called the meiosis. हम लोग को जान पता है कि meiosis cell division occur only during the formation of gamete because the chromosome number of the gamete should be half of their parent, ठीक है। So adult के अंदर अगर 2n था, so meiosis होने के बाद वो क्या बनाएगा, 4 haploid daughter cell बनाएगा, 4 haploid cell बनाएगा, ठीक है ना। And now each and individual haploid cell are become functioning as a gamete. So within the gamete we will get the n number of chromosome. Now gametic fusion will there, that is form the syngamy. So as a result of syngamy we will get the zygote. हम लोग को zygote मिल गया। So zygote again contain 2n, ठीक है। So adult जो था वो 2n था, वो जब gamete produce किया with the help of meiosis, हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस हुआ। हैप्लॉइड गैमेट जो था, ये हैप्लॉइड गैमेट दोनों फ्यूज कर गया, इधर फ्यूज करने के बाद फाइनली हम लोगों को जाइगोट मिल गया। ये जाइगोट के अंदर फिर से 2n आ गया, है ना। अब ये जाइगोट का जो फर्दर डिवीजन होता है, जाइगोट का जो फर्दर डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है वाया माइटोसिस। सो एज ए रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट इट विल प्रोड्यूस 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल, ठीक है ना। नाउ ईच एंड इंडिविजुअल डॉटर सेल becomes the young individual, जो कि ना 2n मतलब डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब यही फर्दर मैचुरेशन के बाद एडल्ट वन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हैप्लॉइड फेज था वो बहुत कम टाइम के लिए था। हैप्लॉइड फेज कहाँ पे था, जस्ट मियोसिस स्टार्ट हुआ और गैमेटिक फ्यूजन से जस्ट पहले तक, गैमेटिक फ्यूजन से पहले तक ये जो था ये था पूरा हैप्लॉइड फेज, और डिप्लॉयड फेज बाकी पूरा था डिप्लॉयड फेज। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट कौन था, हैप्लॉइड फेज, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में प्रीडोमिनेंट कौन था, डिप्लॉयड फेज। तो ये होता है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि ना बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोटिस्टा का एक्चुअल क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा जनरली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स, 5 अलग अलग ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप का नाम होता है क्राइसोफाइटा, या इसका और एक नाम होता है बैसिलरियोफाइटा। सेकेंड का नाम होता है डाइनोफ्लैजिलेटा और पाइरोफाइटा। थर्ड वन का नाम होता है यूग्लिनोफाइटा। फोर्थ वन का नाम होता है मिक्सोमाइकोटा और स्लाइम मोल्ड्स, एंड फिफ्थ का नाम होता है प्रोटोजोआ। These are the 5 distinguished group under the kingdom Protista. Now we have to see individually the characteristics feature of that different groups with suitable example. So let's start with the first group, that is the Chrysophyta और बैसिलरियोफाइटा। क्राइसोफाइटा और बैसिलरियोफाइटा के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्राइसोफाइटा और बैसिलरियोफाइटा आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक गोल्डन ब्राउन इन कलर। फर्स्ट पॉइंट, इट्स यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एंड गोल्डन ब्राउन इन कलर। सेकेंड, all the Chrysophyta are autotrophs, that is they are photosynthetic in nature. Photosynthetic in nature मतलब these should have their own chloroplast. Chloroplast इसमें होता है, ठीक है। That's why it's able to do photosynthesis. Now, next important characteristic feature is that cell wall present. Prominent cell wall present. This cell wall is made up of by cellulose, and the reserve food material generally of oils. Reserve food material जो होता है generally होता है oils. तो एग्जाम्पल में क्या होता है, डायटम्स। एग्जाम्पल होता है इसका डायटम्स।
अब डायटम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, वो अभी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जो एक सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है। डायटोमिशियस आर्थ, ये डायटोमिशियस आर्थ क्या होता है वो हम लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। जनरली इन डायटम्स द सेल ओवल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। सोप बॉक्स जो हम लोग देखते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होता है, सेम फीचर्स फॉलो करता है डायटम का बाहर का कोट। So in diatoms, the cell walls form two thin overlapping cells which fit together as in a soap box, and the walls are embedded with silica. जो wall होता है वो wall किससे बनता है? सिलिका से बनता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है सिलिका, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिलिका से बन जाता है। सिलिका जो केमिकल कंपाउंड है बहुत हार्ड होता है, इट्स वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। सो द आउटर कवरिंग इज मेड अप बाय सिलिका, ठीक है। नाउ दिस डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, ठीक है। मतलब जो जगह में बहुत सारा अमाउंट में डायटम्स है, वो डायटम्स एक टाइम में मर जाएगा। डायटम्स मरने के बाद उसका बाहर का जो कवरिंग है, जो सोप बॉक्स की तरह जो कवरिंग था, जो कि ना सिलिका से बना हुआ था, वो उधर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे एक सिलिका का बेड बन जाएगा, एक पाउडर फॉर्म में एक बेड बन जाएगा। वो जो बेड बन जाता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। जनरली डायटोमिशियस अर्थ इज केमिकली इनर्ट, सॉफ्ट, लाइट एंड फायर प्रूफ। जो डायटोमिशियस अर्थ का जो फीचर्स होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिकली इनर्ट होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, बहुत हल्का होता है, लाइट इन वेट, बहुत नरम भी होता है, सॉफ्ट, एंड द मेन मैकेनिज्म इज इट्स ए फायर प्रूफ एजेंट, ठीक है। ये होता है डायटोमिशियस अर्थ। तो डायटोमिशियस अर्थ बनने के लिए जो मेन केमिकल कंपाउंड चाहिए था वो था सिलिका, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर डायटोमिशियस अर्थ का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस होता है। इंडस्ट्रियल यूजेस के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट में देखो, एब्जॉर्बेंट फॉर लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन। लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है। बहुत सारा न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन को यूज करते हैं, पर नाइट्रोग्लिसरीन को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही लेके नहीं जा सकते, उससे एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, डायटोमिशियस अर्थ के अंदर इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके फिर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है फिल्टरिंग इन शुगर फैक्ट्री। शुगर फिल्ट्रेशन के लिए भी डायटोमिशियस अर्थ बहुत यूज होता है। थर्ड वन इज द इट यूज्ड एज ए एक्सटेंडर इन पेंट इंडस्ट्री। जो कलर इंडस्ट्री होता है उसमें एज ए एक्सटेंडर भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। इट ऑल्सो यूज्ड एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर हम लोग देखा था कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, हीट एब्सॉर्ब नहीं करते, इट्स एक्ट एज ए इंसुलेटर। फॉर दैट प्रॉपर्टी इट यूज्ड इन बॉयलर एंड ब्लास्ट फर्नेस। हम लोग जो बड़ा बड़ा चिमनी या बॉयल फर्नेस देखते हैं ना, वो जो लंबा होकर बड़ा होकर बना रहता है ऐसे, ये चिमनी या बॉयलर होता है, इट डजंट मेड अप बाय सीमेंट। सीमेंट से नहीं होता, क्योंकि सीमेंट से बनने से ज्यादा हीट से ये फट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो फायर प्रूफ करने के लिए, लॉन्जिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायटोमिशियस अर्थ का लेयर यूज करते हैं, ताकि इट एक्ट एज ए इंसुलेटर। फिफ्थ पॉइंट, इट एक्ट एज ए एब्रेसिव। It acts as an abrasive in silver polish, or sometimes it may use for the making of toothpaste. सिल्वर पॉलिश करने के लिए हम लोग डायटोमिशियस अर्थ को यूज कर सकते हैं, या टूथपेस्ट बनाने के लिए भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। So these are the important features of डायटोमिशियस अर्थ। जिसका इसके अंदर आता है, ये आता है आपका राइसोफाइटा या बैसिलरियोफाइटा के अंदर। नेक्स्ट जो डिवीजन हम लोग पढ़ने जाएगा वो होगा डाइनोफ्लैजिलेटा और पाइरोफाइटा। दो नाम है, डाइनोफ्लैजिलेटा या पाइरोफाइटा। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, फर्स्ट पॉइंट, सेम एज प्रीवियस, यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक बिकॉज इट हैव देयर ओन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट्स यूजुअली बाइफ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल इन नेचर, ठीक है। यूजुअली बाइफ्लैजिलेटेड मतलब जनरली हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर
ठीक है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है सेल के अंदर जनरली एक ही फ्लैजेला होता है, पर नहीं, यहाँ पे क्या होता है, दो फ्लैजेला होता है, बाई फ्लैजिलेटेड इन नेचर। सेल वॉल प्रेजेंट, इट शोज द बायोलुमिनेसेंस, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग अभी डिस्कस करने जाएगा, बायोलुमिनेसेंस। एग्जाम्पल में क्या है, पाइरोसिस्ट्स, ठीक है, और नॉक्टिलुका, ये दो एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना पड़ेगा, नॉक्टिलुका या पाइरोसिस्टिस। These are the two examples of dinoflagellate or pyrophyta. These have the capacity to emit the light, which is called the bioluminescence. Now हम लोग देखते हैं कि bioluminescence क्या होता है। Bioluminescence is basically the emission of light by a living organism. It's a form of chemoluminescence. जैसे हम लोग देखते हैं ना, फायरफ्लाई में क्या होता है, रात को लाइट जलता है ना, ठीक है, वैसे ही ऐसा बहुत सारा इन्वर्टिब्रेट होता है जो कि ना अपना बॉडी से लाइट इमिट करता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। So bioluminescence is the term which is used for the biological organism which are capable to emit the light. अब ये कैसे होता है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर लूसीफेरिन बोल के एक ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है लूसीफेरिन। नाउ दैट लूसीफेरिन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम कॉल्ड द लूसीफारेज। लूसीफारेज एंजाइम के प्रेजेंस में लूसीफेरिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीलूसीफेरिन बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये लाइट बनाता है जो लाइट इमिट होता है। इसलिए रात को हम लोग देखते हैं कि कुछ पानी के अंदर कुछ लाइट चल रहा है। बेसिकली इट्स ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बायोलुमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये होता है बायोलुमिनेसेंस। इसका एक अच्छा सा वीडियो हम इस वीडियो के एंड में ऐड कर देंगे ताकि तुम लोगों को पता चले कि बायोलुमिनेसेंस कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड जो ग्रुप होता है वो होता है यूग्लिनोफाइटा। थर्ड ग्रुप का नाम होता है यूग्लिनोफाइटा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है, मोस्टली फ्री लिविंग फ्लैजिलेटेड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख लिया कि फ्री लिविंग होता है एक फर्स्ट, देन फ्लैजिलेटेड एंड फ्रेश वाटर। अभी तक हम लोग जो प्रीवियस दो जो ग्रुप था वो जनरली एक्वाटिक था पर मेरीन वाटर था, ठीक है, पर यूग्लिनोफाइटा फर्स्ट टाइम आ गया फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। और इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है, दे लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। जो प्रीवियस दो ग्रुप में हम लोग को सेल वॉल देखने को मिला था पर यहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है। तो जब सेल वॉल नहीं होता है तब सेल मेम्ब्रेन तो होना ही पड़ेगा, हाँ। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बाउंड्री व्हिच इज कॉल्ड द पेलिकेल और पेरीप्लास्ट। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना क्या क्या है, पेलिकेल और द पेरीप्लास्ट। So in Euglynophyta there is no cell wall, so the protoplasm should be covered by plasma membrane. Okay, so in Euglynophyta the plasma membranes form a boundary which is called the pellicle or periplast. This pellicle or periplast generally made up of by fibrous protein, small amount of lipids and carbohydrates. ये तीन चीज से बनता है pellicle. Now the mode of nutrition. The mode of nutrition generally autotropic, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है इसलिए वो ऑटोट्रोपिक है। पर ड्यूरिंग नाइट, जब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, हम लोग को भी पता है, जब रात होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर विल बी नो लाइट, सो देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। एट दैट टाइम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल चेंज फ्रॉम ऑटोट्रॉप टू हेटेरोट्रॉप। एक यूनिक फीचर्स है जो कि ना यूग्लिनोफाइटा के अंदर आ जाता है, ठीक है। और एक फीचर्स है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ ओनली एसेक्सुअल, ओनली एसेक्सुअल, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड। लाइफ साइकिल जनरली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी थोड़ा मेमोराइज करो, पीछे हम लोग बोला था जब डिमेरिट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग बोला था कि जो यूग्लिनोफाइटा नीड्स ए इंटरमीडिएट किंगडम। यूग्लिनोफाइटा या स्लाइम मोल्ड को हम लोगों को एक इंटरमीडिएट किंगडम बना के उसके अंदर उसको प्लेस करना चाहिए था। क्यों चाहिए था, यहां से क्लियर हो रहा है। देखो, यूग्लिनोफाइटा बेसिकली बिहेव एज ए प्लांट। क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, मतलब प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इसके अंदर है।
पर साथ साथ उसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। क्यों है? इधर सेल वॉल नहीं होता इसमें, ऊपर से वो कभी कभार हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, ठीक है ना। सो मतलब क्या है, एक ट्रांजिशनल एक डिवीजन है जो कि ना प्लांट भी पूरा नहीं बोल सकते, एनिमल भी पूरा नहीं बोल सकते। तो इट शुड बी प्लेस्ड एज ए इंटरमीडिएट किंगडम, जो कि ना आरएच व्हाइटेकर ने नहीं किया था। इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग यूग्लिनोफाइटा और स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल हम लोग लिया था, क्योंकि इससे हम लोग और भी एक टर्म होता है, क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाई यूग्लिना इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिकल पजल। टैक्सोनॉमिकल पजल, टैक्सोनॉमिकल पजल क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट शोज 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, लैक सेल वॉल, ओके, बट एट द सेम टाइम शोज द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स का मिक्स ये पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर होता है, इसीलिए इसे हम लोग टैक्सोनॉमिकल पजल भी कहते हैं, ठीक है। सो यूग्लिनोफाइटा का एग्जाम्पल में होता है यूग्लिना, जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। नेक्स्ट जो हम लोगों का डिवीजन है वो होता है मिक्सोमाइकोटा और स्लाइम मोल्ड्स। मिक्सोमाइकोटा और स्लाइम मोल्ड्स, फर्स्ट टाइम देखो मिक्सोमाइकोटा हैबिटेट क्या हो गया? टेरेस्ट्रियल। अभी तक क्या था? एक्वाटिक था। तो फर्स्ट टाइम मिक्सोमाइकोटा का हैबिटेट हो गया टेरेस्ट्रियल एंड ऑकरेंस इन कूल मॉइस्ट शेडी प्लेसेस ऑन द डिकेइंग प्लांट पार्ट। Generally, Myxomycota or slime mold grow in terrestrial condition, but it should maintain the cool, moist, shady places. As like Euglenophyta, here is no cell wall. यहाँ पर भी कोई cell wall नहीं होता है. Locomotion through only pseudopodia. By the formation of the pseudopodia, it can move from one place to another place. Reproduction. The type of reproduction generally asexual, by means of the fragmentation, by means of spore formation, or by means of the cyst formation. And in case of the sexual reproduction, it form the gamete. Gamete form के through से ये sexual reproduction कर सकता है. Nutrition also similar like the Euglenophyta, that is the heterotrophs. Heterotrophs, not autotrophs. It's a heterotrophs. And why is it called slime mold? अगर क्वेश्चन में आ जाएगा why Myxomycota is called slime mold, the answer will be the body covered with a mucilage. The body covered with mucilage. That's why it's called a slime mold. Example में क्या होगा? Example होगा Physarum. Example होगा Physarum. तो ये हो गया Myxomycota. Next और final division होता है Protozoa. Final division होता है Protozoa. इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? इट्स ऑल्सो फ्री लिविंग एक्वाटिक फ्रेश वाटर. अगेन इट्स एक्वाटिक फ्रेश वाटर. इट्स ए यूनिसेलुलर, नो सेल वॉल विल देयर, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट. ठीक है. लोकोमोशन बाय मींस ऑफ स्यूडोपोडिया, बाय मींस ऑफ सीलिया और बाय मींस ऑफ फ्लैजेला. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज द हेटेरोट्रोपिक इन नेचर. रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और बाय मींस ऑफ asexually. So these are the characteristic features of the protozoa. Now within the protozoa there is a 4 major groups of protozoas are there. वो 4 ग्रुप क्या क्या है हम लोग अभी देख लेते हैं. ठीक है. जो फर्स्ट जो ग्रुप होता है इसका नाम होता है एमोएबॉइड प्रोटोजोआन्स, जिसका एग्जांपल में होता है एमोएबा. ये क्या करता है? जनरली विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. नेक्स्ट वन इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. The protozoa have the flagella for their locomotory purpose. The example of that flagellated protozoans are Trypanosoma. एक Trypanosoma बहुत important एक प्रोटोजोआ है जो कि ना स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है Trypanosoma. Other one is the ciliated protozoa. The example is the Paramecium. Means the protozoa have the cilia for their locomotory purpose. Example is the Paramecium. And finally the fourth one is the Sporozoan protozoa.
Protozoans are those protozoa which are able to produce infectious spore. Infectious spore वो बना सकता है. इसका एग्जाम्पल में आता है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा. प्लाज्मोडियम इज द पैरासाइट और द डिजीज कॉल्ड द मलेरिया. ठीक है, मलेरिया डिजीज के लिए एक पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कि ना फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के थ्रू से ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरा बॉडी. तो ये हो गया टोटल हम लोगों का सेकेंड किंगडम, दैट इज द प्रोटिस्टा. तो प्रोटिस्टा के अंदर हम लोग देख लिया कि प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है. ठीक है, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फीचर्स, एक होता है सिस्ट फॉर्मेशन और एक होता है हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में बहुत बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ईच एंड इंडिविजुअल डिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर किंगडम, दैट इज द प्रोटिस्टा. ठीक है, उसके अंदर क्या क्या जो किंगडम के अंदर जो जो है वो क्लासिफिकेशन हम लोग इधर देख लेते हैं फिर से एक बार. तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग फिर से देख लेते हैं. फर्स्ट होता है क्राइसोफाइटा और बैसिलरीफाइटा. सेकंड होता है डाइनोफ्लैजिलेट या फाइडोफाइटा, जिसके अंदर बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी होता है. यूग्लिनोफाइटा, जो कि ना होता है एक टेक्सोनोमिकल पजल. मिक्सोमाइकोटा, इट्स ऑल्सो ए टेक्सोनोमिकल पजल. ठीक है, और लास्ट में होता है प्रोटोजोआ, जो कि ना डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करता है इन एनिमल. ओके, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आवर थर्ड किंगडम, दैट इज द फंजाई. थैंक यू.